अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर एपिसोड नंबर 4 गुरु ज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ बराए करम हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हासिल हो सके। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अब से पहले 3 एपिसोड हमने गुरु ज्ञान के ही उन्वान से कोरोना से रिलेटेड हमने तैयार किए, बनाए, जो कि हमारे इसी चैनल अख्तर मिर्ज़ा ऑफिशियल पे मौजूद हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है। दोस्तों, हमने जो 3 एपिसोड बनाए उसमें एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने कोविड-19 का इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से आया, कैसे, क्या शुरुआत हुई, क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, इस तरीके की जनरल इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। दूसरे एपिसोड के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कोरोना, जो कोरोना के टाइप्स हैं उसके बारे में हमने आपके साथ में डिस्कशन किया है। और तीसरा एपिसोड कोरोना के लिए जो वैक्सीन्स हमारे यहाँ मार्केट के अंदर, खुसूसन हमारे हिंदुस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, हमने उनके बारे में आपसे तबादला ख्याल किया है। दोस्तों, आज हम कोरोना से हुए नुकसानों की बात करेंगे और उन नुकसानों की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि ये नुकसान कहां से शुरू हुए हैं और अभी तक के नुकसानात हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। आज चूँकि आंकड़ों से मुतालिक पूरा एपिसोड होगा और बड़ा दर्दनाक और बड़ा ख़तरनाक एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड लोगों के दुखों की दास्तान है, दुखों की कहानी है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर पहला केस केरला के थ्रिसर में 27 जनवरी 2020 को एक फ़ीमेल का पाया गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ क्या क्या नुकसानात हुए हैं वो आपके सामने है। मैं मोटे मोटे सरकारी आंकड़े जो आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो आपके सामने है। सबसे पहली चीज़ है कि लॉकडाउन के दौरान इंडियन इकनॉमी को तकरीबन रोज़ाना 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, रोज़ाना, डेली। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के 45% फैमिलीज़ इससे इफ़ेक्ट हुई हैं, इससे किसी न किसी तरीके का उन पर असर पड़ा है। और इस बीमारी के दौरान हमारी जीडीपी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, -24 तक हमारी जीडीपी चली गई, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, अगर कहा जाए, बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और इसके बारे में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उन्होंने कहा है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा जीडीपी है, वो 2025 तक, जो कोरोना से पहले हमारी पर कैपिटा जीडीपी थी, उसके 12% कम रहने के चांसेस हैं। मतलब इतना ज़्यादा हमें रिकवरी में टाइम लग सकता है, इतना ज़्यादा नुकसान हमारे देश का, हमारी इकनॉमी का हो चुका है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी CMIE है उसके अकॉर्डिंग सैलरीड और नॉन सैलरीड तकरीबन 40 करोड़ लोगों की रोज़गार इफ़ेक्ट हुए हैं। किसी की जॉब चली गई, किसी का कारोबार चला गया, कोई जॉब तो कर रहा है लेकिन सैलरी कम मिल रही है, कोई 50% पे काम कर रहा है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, किसी को बेवक्त सैलरी मिल रही है। इस तरह से 40 करोड़ 40 करोड़ लोगों की सैलरी और 40 करोड़ लोगों की नौकरी और कारोबार इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, सेकंड वेव के दौरान जो अभी कोरोना की वेव चल रही है, ये तकरीबन अपने ढलान पे है। हम दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसके दौरान 73 लाख लोग जॉबलेस हो चुके हैं। हम दुआ करते हैं कि जिन लोगों की जॉब गई है, जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, हम दुआ करते हैं जिन लोगों की जॉब गई है, जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, उन सबको दोबारा से जॉब मिल जाए ताकि उन सब के घर आसानी से चल सके जैसे पहले चल रहा था। दोस्तों, इसमें छोटे कारोबारियों का पूरी तरीके से सफाया हो गया है, बिल्कुल
कुछ नहीं बचा है, बस गुजारा हो रहा है। मैंने बहुत बहुत बड़े लोगों को ऐसा देखा है कि जिनके अच्छे हालात थे, लेकिन आज वो लोग मजदूरी करने पे मजबूर हैं और मजदूरी भी मैसर नहीं, मिल नहीं रही है। अच्छा दोस्तों, ये तो था हमारा माली नुकसान, और माली नुकसान से एक ना एक दिन हमें यकीन है कि हम रिकवर हो जाएंगे, हम उभर जाएंगे, हम निकल जाएंगे। लेकिन जानी नुकसान का कोई भरपाया, कोई किसी तरीक़े का कुछ भी हम उसका भरपाई नहीं कर सकते। जो हमारे देश के लोग, हमारे लोग कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से तड़प तड़प के, सिसक के, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, हॉस्पिटलों की कमी से, डॉक्टर्स की कमी से, बदइंतज़ामी से, गलत फहमियों से, भ्रांतियों से, इन सब से जो सिसक के हमारे लोग मरे हैं, उसका कभी भी अज़ाला नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको आज जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस वक्त तक के जो हमारे आंकड़े हैं, मैं वो आंकड़े आपको बताने लगा हूँ। हमारे देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,75,44,455 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 2,48,83,254 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। 23,42,451 केसेस एक्टिव हैं अभी भी। और दोस्तों, 8,944 लोग अभी भी क्रिटिकल स्टेजेस के अंदर हैं। हम यही दुआ करते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं, शिफायाब हो जाएं और जाके अपनी फैमिलीज़ के साथ अपना वक्त गुजारें। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,18,750 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि इन आंकड़ों में बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं मानी जा रही है, अगर जानकारों का माना जाए तो। अलग अलग लोगों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी ख़बरें आप सबने भी देखी होंगी, लेकिन हम सिर्फ इस जगह 2 ख़बरों का जिक्र करेंगे। द प्रिंट के अगर माने तो उनका कहना है कि अगर आप सोचते हैं कि सरकारी आंकड़ों से मौत के आंकड़े 2 गुना हैं तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े 10 गुना तक हैं। और न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम मानते हैं तो ये मौत का आंकड़ा 6,42,000 है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। बहरहाल सच्चाई क्या है, ये सरकार जानती है या सिस्टम जानता है, हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और इस सब की ज़िम्मेदार ना तो अकेली सरकार है और ना ही अकेली जनता, कहीं ना कहीं दोनों ज़िम्मेदार हैं। लेकिन सरकार बहुत बड़ी पैमाने पे इसकी ज़िम्मेदार है। कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, हर चीज़ की कमी, हर चीज़ की क़िल्लत, वो चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, वो ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मिसमैनेजमेंट था, हर जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसी तरह से बेड्स का प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम था, डॉक्टर्स का प्रॉब्लम था। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी प्रॉब्लम थी। बताइए, फेबीफ्लू जैसी दवाई की शॉर्टेज पड़ गई हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पे दुनिया भर की दवाओं का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे HCQ जैसी दवाई अमेरिका को 6 करोड़ डोजेज़ हमने इमरजेंसी के हालात में भेजी थी। उस जगह पे अगर हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों से तड़प तड़प के मरते हैं लोग, तो ये हम लोगों के लिए शर्मनाक है। कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस कोरोना में जहाँ आम आदमी तड़प तड़प के, सिसक के सड़कों पे मरा है, परेशान हुआ है, एक के 4 दिए हैं, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कीमत 600-700-800 रुपये, 1000 रुपये है, वो उस इंजेक्शन के लिए लोगों ने अपनों को बचाने के लिए 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हद तो ये हो गई, शर्म तो ये हो गई, घिनौनी बात तो ये हो गई कि एक बेटी ने अपने बाप को बचाने के लिए, अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए एक बेटी से उसकी इज़्ज़त तक का सौदा किया गया एक इंजेक्शन के एवज़ में। ये बहुत शर्मनाक और घिनौनी बात है, हमारे लिए डूब के मरने का मकाम है। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सिस्टम, हमारी सरकार बहुत बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदार है।
दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि आम लोग मरे, ख़ास लोग भी इसका बहुत बड़ी तादाद में शिकार हुए। सबसे बड़ी तादाद में हमारे डॉक्टर्स, 400 प्लस डॉक्टर्स हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वो है आंकड़ा है, IMA का आंकड़ा है कि 400 प्लस डॉक्टर्स की मौत अभी सेकेंड वेव के अंदर हुई है। और उसके अलावा अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस, जिनमें एक्स क्रिकेटर और बीजेपी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चेतन चौहान जी, उनकी डेथ हुई। हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी, उनकी डेथ हुई। अहमद पटेल जी जो कांग्रेस लीडर हैं, उनकी डेथ हुई। और बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम अगर लूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मुझे लगता है अभी भी बड़ी हो गई है। मैं कोशिश करूँगा इसको जितना ज़्यादा काट छाँट हो सके। मैं सोच रहा था कि आज आपको सारे आंकड़े बता दूं, लेकिन अगर मैं सारे आंकड़े बताने बैठूँगा तो ये वीडियो कम से कम 30 मिनट की हो जाएगी और इतना लंबा वीडियो ना मेरे अंदर एडिट करने की हिम्मत है और ना ही शायद आप लोग देखने का हौसला रखते हैं। तो फिर एक बार यही दरख्वास्त, यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश, यही निवेदन, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। जो भी सजेशन, जो भी सुझाव आपके हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नया हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो नया आदमी भी पुराना हो जाएगा। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.